हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 10th की जो साइंस की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आज हम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं, तो प्रबल संभावना है कि यहाँ से सवाल आप लोग एग्जाम में बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं, है ना, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू, है ना, केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, या सभी प्रवर्तक पृष्ठों पर। जी हाँ, प्रवर्तन के जो नियम लागू होते हैं किस पर होते हैं? तो ये जो होता है बच्चों, समतल दर्पण पर भी होता है, अवतल दर्पण पर भी होता है, उत्तल दर्पण पर भी होता है। यानी कि सभी प्रवर्तक पृष्ठ पर जो होते हैं प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, चाहे वो समतल हो, उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, सभी पर प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं। अच्छा, प्रवर्तन के नियम जो होते हैं वो कितने नियम होते हैं? तो याद रखेंगे, प्रवर्तन के प्रकाश के जो प्रवर्तन का नियम है वो 2 नियम होते हैं। आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है, प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, है ना, तो बोलिएगा 2 नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरे नंबर सवाल की प्रकाश की किरणें गमन करती है ना, लाइट रेज ट्रेवल इन, है ना, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें सभी। तो प्रकाश की जो किरणें हैं बच्चों, ये कैसे गमन करती? तो एक सीधी रेखा में गमन करती है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि इस प्रकाश ऐसे 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 जाता है। प्रकाश कैसे जाता है? एक सीधी रेखा में जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट सवाल में कि वाहनों के पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, विच मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, है ना। यानी कि वाहनों के जो पश्च दृश्य को देखने के लिए जो हम लोग साइड मिरर का उपयोग करते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो साइड में मिरर लगा रहता है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में। उससे हम लोग क्या करते हैं, पीछे के दृश्य को देखते हैं कि कहीं गाड़ी नहीं आ रहा है, कहीं बस नहीं आ रहा है, कहीं ट्रक तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दृश्य को देखने के लिए वहां पे एक दर्पण लगा होता है। बोल रहे कि वहां पे उस दर्पण में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल, उत्तल, समतल या परलविक। ठीक है, तो वहां पे जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर, है ना, वाहनों के जो साइड मिरर में लगा होता है जो दर्पण, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अच्छा, गाड़ी के हेडलाइट में जो होता है, वाहन के हेडलाइट में जो होता है, वहां पे कौन सा दर्पण होता है? तो वहां पे अवतल दर्पण होता है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, किसी गोलाकार पदार्थ की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दोगुनी होती है, 3 गुनी होती है, चौथाई होती है। तो किसी गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी एफ जो होती है बच्चों, वक्रता त्रिज्या का यानी आर का जो होता है वो आधा होता है। फोकस जो दूरी होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। याद रखेंगे। और ये फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला से आप लोग का प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आपका यहाँ पर फोकस निकालने बोल देगा और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या में जितना दिया हुआ रहेगा वहां पे लिख देंगे और उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, है ना। जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पर दिया गया है कि किसी गोलाकार दर्पण तथा पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस से संभवता होंगे, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई गोलाकार दर्पण या फिर कोई पतले गोलाकार लेंस है और दोनों की फोकस दूरी जो है माइनस में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, है ना। तो दर्पण और लेंस संभवता क्या होगा? क्या दोनों अवतल होगा, दर्पण भी और लेंस भी, है ना? क्या दोनों उत्तल होगा, है ना? दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल या फिर लेंस अवतल होगा। तो अगर कोई गोलीय दर्पण है या फिर कोई गोलीय लेंस है, अगर उसकी फोकस दूरी माइनस में दिया हुआ है बच्चों, तो वो दोनों अवतल होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। अगर फोकस दूरी माइनस है तो वो अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर इसका दोनों जो अवतल होगा, है ना, दर्पण भी और लेंस भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सोलर कुकर में किस गोलाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। विच टाइप द स्पेरिकल मिरर इन यूज द सोलर कुकर? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, सोलर कुकर में या फिर सौर ऊर्जा को निर्माण में वहां पे कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। याद रखेंगे।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। हमारा अगला सवाल दिया है किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है। यानी कोई भी लेंस की क्षमता P है और उसकी फोकस दूरी F है तो उसमें उसकी संबंध क्या होगा। तो इसके बीच में संबंध जो होता है बच्चों, जो लेंस की जो क्षमता होता है वो 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। तो यही है इसका संबंध, याद रखेंगे, है ना, ये संबंध है। अच्छा, इसका आप लोग अगर ऑप्शन में तो देखेंगे तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी रह सकता है कि एफ यहाँ लिख देगा और यहाँ लिख देगा 1/p और बोलेगा कि फोकस दूरी और लेंस की क्षमता का संबंध क्या होगा। तो ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो एफ जो है इधर जाके इनटू में चले जाएगा और पी जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका संबंध हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जब वस्तु का आकार, है ना, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना। तो मान लो कोई अवतल दर्पण है और इस तरीके से मुख्य अक्ष है, यहां पर C है। अगर C पर कोई वस्तु को रखा जाता है, क्या बोला कि अगर वस्तु को C पर वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों। तो ये भी आपका C पर ही बनेगा। जैसे कि यहां पे हम C पर अगर रखते हैं वस्तु को तो यहां से सीधा ऐसे किरण आती है, ये फोकस से टकरा करके इधर जाती है, ये ऐसे जाती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सॉरी, हाँ, और ऐसे यहाँ से फिर ऐसे मुड़ करके यहाँ पे टकराती है। जहाँ पे टकराती है वहीं पे इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और ये C पर ही बनता है। बस इतना ध्यान रखना कि ये उल्टा बनता है। हमारा वस्तु ऐसा था लेकिन बन कैसा रहा, ऐसा बन रहा है। बस C पर ही बनता है, बराबर आकार में बनता है, लेकिन बस उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब में जो बनेगा वो C पर ही बनेगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो बहुत ही लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है कि वक्रता त्रिज्या दे रखा है, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि r/2 कर देना। r का मान यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 20 दिया हुआ है तो 20 लिख देंगे यहाँ पर और बटा 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या दिया गया है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है ना। तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है बच्चों, ये आपका आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है। तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है ना। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन विच लॉ इज अ केमिकल रिएक्शन बैलेंस, है ना। जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस जो किया जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित जो किया जाता है वो किस नियम पर किया जाता है, किस लॉ पर किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के, है ना, निश्चित अनुपात नियम के, अवोगाद्रो का नियम, और या फिर डाल्टन का नियम। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जी हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि हमारे अभिकारकों की साइड की परमाणु संख्या और उत्पादों की साइड की परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र 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 आपकी आंखों में जो बच्चों किस लेंस की भांति काम करता है, तो ये उत्तल लेंस। जी हाँ, अगर बात करें कि आंखों में कौन सा लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस जो होता है ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा। तो वहां पर भी बनेगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवण, है ना। तो धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है बच्चों, तो याद रखिएगा वो हमेशा क्षारीय होते हैं। अगर आधातु पूछ देगा कि आधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो आप बोलना कि वो अम्लीय होती है। क्लियर है ना। धातु का क्षारीय, आधातु का ऑक्साइड अम्लीय। अगला देखते हैं। लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या है, तो ये आपको बताना है, मतलब कि लेंस के आवर्धन का सूत्र, यानी एम का फॉर्मूला पूछ रहा है। एम का फॉर्मूला होता है V/U, है ना। V/U होता है लेंस का आवर्धन का सूत्र, है ना। तो V/U कहां पर, बोले सर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये तो आपका लेंस का आवर्धन हुआ। अगर दर्पण का आवर्धन पूछ देता, अगर दर्पण का आवर्धन, तो भी क्या फार्मूला होता, बस यही फार्मूला होता, बस यहाँ पे भी के जगह में क्या लग जाता, -V, है ना, -V/U हो जाता। क्लियर है। ये दर्पण का है, ये किसका है, तो ये दर्पण का है, दर्पण का आवर्धन, और ये आपका जो है लेंस का आवर्धन है। कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सवाल देखते हैं। द्रव अम्ल जो है द्रव में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है ना। H+ आयन, OH- आयन, Cl- या फिर H3O+, है ना। तो अम्ल जो है द्रव में घुलकर जो है H+ आयन उत्पन्न करता है, याद रखेंगे। और क्षारक जो है वो क्या उत्पन्न करता है, तो OH-, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं कि पदार्थ X के विलयन का उपयोगी सफेदी कराने में होता है।
एक्स का नाम क्या है? तो अपना अपना एक्स का नाम बताएंगे यहाँ पर। अरे भाई अपना अपना एक्स नहीं, यहाँ पर मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा उस एक्स का नाम बताना है, ठीक है। आप लोग भी ना कहाँ कहाँ चले जाते हो। तो पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग जो है सफेदी कराने में होता है, एक्स का नाम क्या होगा? तो अगर ये सफेदी कराने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो बुझा हुआ चूना का करते हैं। क्या करते हैं? बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। तो याद रखें, आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं, उपचयन में जो होता है बच्चों ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल राइट उत्तर। बाकी और भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में भी क्या होती है? कमी होती है। ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी। तो देख लेते हैं हाइड्रोजन में कमी है क्या कहीं? हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, गलत बोल रहा है। ऑक्सीजन में कमी होती है, गलत बोल रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में वृद्धि होती है, नहीं, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, सही बात है, लेकिन हाइड्रोजन में कमी होती है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगर अपचयन पूछ देता, अगर बोलता अपचयन, तो अपचयन में क्या होता? उसमें क्या होता? ऑक्सीजन की कमी होती, याद रखते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए जो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखेंगे, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, अगर अधिकतम दूरी पूछ देता, मान लो इस जगह पे बोल देता कि अधिकतम दूरी कितनी हुई सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी, अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो वो आप अनंत लिखते। कितना लिखते? अनंत लिखते। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर, न्यूनतम पूछेगा तो 25 लिख देंगे सर, और अधिकतम पूछेगा तो अनंत लिख देंगे। मजा आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना सारा प्रश्न, है ना? कितने आसान आसान सवाल है ना। और आसान नहीं भी है तो हम है ना आपके साथ, हम आपको आपका क्वेश्चन को आसान बना देंगे, कितनों भी हार्ड से हार्ड का प्रश्न रहे। क्या है? पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो पादप में वायवीय भागों में द्वारा जो वाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप में जो वाष्प के रूप में जो निकलती है जल की जो हानि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या दिया? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह के आपस में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे देखें, अगर बात करें तो दो, यहाँ पर क्या हो रहा है? दो परमाणुओं के बीच में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग द्विस्थापन कहते हैं, यानी डुअल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। संयोजन में क्या होता है? संयोजन में होता है दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है ना, दो या दो से अधिक। वियोजन में क्या होता है? एकल अभिकारक मिलकर के दो छोटे छोटे, दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है ना। विस्थापन में क्या होता है? जो अधिक अभिक्रियाशील वाले जो धातु है वो कम अभिक्रियाशील को क्या करता है? उसको जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। यहाँ पे आपका डबल हो जाएगा। अगला है रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो जो रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से, जी हाँ, आपके दिल से मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिल से जो है रक्त को क्या करता है? विभिन्न अन्य भागों तक पहुंचाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, है ना, धमनी। धमनी क्या करता है? दिल से, जी हाँ, हृदय से जो है विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाता है। और सीरा क्या करता है? लाने का काम करता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ये क्या करता है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट सवाल से पहले मैं बता देता हूं बच्चों, ठीक है, कि आप लोग अगर लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हो तो लाइव क्लास में आप लोग जुड़िएगा, ठीक है, 7 बजे। जी हाँ, डेली आप लोग का 7 बजे लाइव क्लास चलता है, ठीक है। आप लोग हमारे इसी चैनल मिशन 2 पर आप लोग जुड़िएगा। महातांडव होने वाला है बच्चों। जी हाँ, इस अभी तो हमने यहाँ पे 30 प्रश्न बता रहा हूँ, वहां पे महाकुंभ, जी हाँ, प्रश्नों का महाकुंभ होने वाला है। बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह होगा और सभी प्रश्नों को जिस प्रकार हम लोग हिंदी का प्रश्न को किए थे उसी प्रकार हम लोग साइंस का भी प्रश्नों को करेंगे, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न को हम लोग करेंगे लाइव क्लासेस में। आप लोग महातांडव वाले लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एग्जाम तक आप लोग का महातांडव होने वाला है। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा इस तरीके से लाइव चलने वाला है। तो 7 बजे जरूर रेडी रहिएगा, तो है ना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन, सभी। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहां पे अवस्था में भी परिवर्तन होता है ना, रंग में भी परिवर्तन होता है और गैस में भी उत्सर्जन होता है। गैस का भी देखते होंगे कोई रिएक्शन होता है, कभी H2 गैस निकल जाता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो ये सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल से पहले मैं बता देता हूं एक बहुत ही अच्छा शायरी है ना, कहेंगे कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं। आप क्या कहना, अगर कोई बोलेगा तो कहना कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले हैं। ठीक है, तो 24 नंबर सवाल में आइए क्या है कि कोई अंग कट जाने पर रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका, प्लेटलेट्स। जी हाँ, आप जब कट जाते हो तो देखते हैं थक्का बन जाता है ना, वहां पे क्या होता है, थक्का बन जाता है और ब्लड रुक जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन से गैस निकालती है? तो अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन को जो अवशोषण होता है ना, वो छोटी आंत में होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं क्या है, एक पदार्थ जो द्रव में घुलनशील है और स्वाद में कड़वा है, स्पर्श में साबुन की तरह है और प्रकृति संवारक है, पदार्थ क्या होगा? है ना, तो अम्ल, क्षारक, लवण, धारक। तो अगर इसमें बात करें, देखिए स्वाद में कड़वा है भाई, साफ साफ पता चल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारक। है ना, स्वाद में अगर खट्टा रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, स्वाद में कड़वा है तो क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या दिया, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है ना, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाई जाती है, जैसे फट फट की ध्वनि जल के साथ जलती है, वह गैस को क्या होगा? तो वो जो गैस होगा बच्चों, वो हाइड्रोजन गैस होगा। वो गैस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 2 सवाल और बचे हुए हैं, फटाफट हम लोग 2 सवाल को यहाँ पे कर लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ कि अगर हमारा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर ले। जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं वहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं, है ना। मिशन 2 वाले सर, ये एप्लीकेशन का नाम है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और इसमें क्लासेस चलती थी, अभी बंद कर दी गई है उस क्लास को, अभी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करा दिया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री कर दिया गया है इस बार, है ना। और यहाँ पे जो है मिशन 2 पर बच्चों आप लोगों का जो कि मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जिसमें आपके 2024 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन, 2025 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन, 2023 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन, सारा का सारा आप लोगों को बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा दिया गया है। आप जाइए वहां पर और सभी मॉडल पेपर को आप अवश्य देखेंगे। साथ ही साथ PYQ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो PYQ आपके एप्लीकेशन पे था वो आपका यूट्यूब पर अब मिलेगा। जी हाँ, यूट्यूब के लिए मैं लाइव सेशन लिया था और उसमें 2.5 घंटा का क्लास लिए थे, और उसमें हम 2022 का, 23 का, 24 का सारा PYQ मैंने करा देखा था। ठीक है, तो उसे भी आप जरूर देख लेंगे यूट्यूब वाले सेशन में। और जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप प्लेलिस्ट पर जाइए। जी हाँ, प्लेलिस्ट पर जाइए। साइंस के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जिस प्रकार हिंदी के लिए प्लेलिस्ट बनाए थे उसी प्रकार साइंस का। आप बारी बारी से, जी हाँ, लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, सभी वीडियो को जरूर देखेंगे। चलिए हम लास्ट में आप लोगों को प्लेलिस्ट देखना सिखा देंगे कि आप किस तरीके से प्लेलिस्ट पर जाएंगे और अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करेंगे। क्या है, चलिए सवाल देखते हैं पहले। निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? तो अम्लीय वर्षा कब कहेंगे? जब किसी के पीएच मान जो है वो 5 से कम हो। तो यहाँ पर 6.5, 6.4, 6.47, तो इसका राइट उत्तर होगा 5, है ना। 5 से कम अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला देखिए, लास्ट सवाल है ये आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया में से, है ना। और आप लोग जुड़े रहिएगा, आपको प्लेलिस्ट कैसे देखना है, आपको तैयारी कैसे करना है, वो भी आप लोग को हम बता देंगे। क्लोर क्षार प्रक्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसमें जो होता है बच्चों, ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने कितने सवाल को करवाया? लगभग 30 सवाल को करवाया इसमें। और यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया बच्चों आप लोगों को। हम यहाँ पे प्रश्नों का संग्रह का हम लाइव सेशन लेने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग सुबह शाम करके जुड़िए और अपना एग्जाम को बेहतर से बेहतरीन कीजिए। आइए अब आप लोगों को हम दिखाते हैं कि हमारा पीछे वाले जितने भी प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, जो इस बार की तैयारी के लिए, जी हाँ, आपके 20 फरवरी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको कैसे देखना है। आइए, आपको सबसे पहले आ जाना है यूट्यूब पर और यहाँ पे सर्च करना है मिशन 2। क्या सर्च करेंगे? मिशन 2, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च रखा है तो यहाँ पे सर्च कर दिया, ठीक है। मिशन 2 आप सर्च कर लेंगे और यहाँ पे हमारे जो चैनल देख रहे हैं इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। आप लोग को यहाँ पे देखिए होम का, वीडियो का, शॉर्ट का, लाइव का, पॉडकास्ट का ऑप्शन आएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। इस प्लेलिस्ट पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ऐसा आप लोग को इंटरफेस नजर आएगा। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों?
कि आपको साइंस की वीडियो को ढूंढना है। तो ये 9th वाला तो आपको देखना नहीं है, 9th वाला तो देखना नहीं है। 10th वाला हिंदी हो चुका है, ठीक है, ये खत्म कहानी इसका। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश का है, एसएसटी का है। नीचे आइए थोड़ा सा तो साइंस की वीडियो को देखेंगे यहाँ पर, और 20 तारीख का दिया हुआ है, देखिए तैयारी 20 फरवरी। तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो, अगर आप लाइन बाय लाइन, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने सारे वीडियो यहाँ पर हैं। आप इसे लाइन बाय लाइन करके अपना कंप्लीट कीजिए और अपना तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और बेल आइकन बटाना नहीं दबाएं, बटन दबाना मत दबाइए, भूलिएगा बच्चों, इसलिए कि आपका वहाँ पर क्या है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, इसीलिए, है ना। और शेयर करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।